लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और काल एक घटना के कारण अस्तित्व में आए जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। हमारे ब्रह्मांड के इन बुनियादी तत्वों की कहानी को भौतिकी कहा जाता है। लगभग 300,000 साल बाद पदार्थ और ऊर्जा जटिल संरचनाओं में संकलित होने लगे जिन्हें परमाणु कहा जाता है, और इसके बाद ये परमाणु अणुओं मॉलिक्यूल्स में जुड़ गए। परमाणुओं, अणुओं और उनकी परस्पर क्रियाओं की इस कहानी को रसायन विज्ञान कहा जाता है। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी नामक ग्रह पर कुछ खास अणुओं ने मिलकर जीवन नामक विशेषता से बड़ी और पेचीदा संरचनाओं को जन्म दिया। जीवों की इस कहानी को जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस से संबंधित जीवों ने इससे भी अधिक जटिल संरचनाएं उत्पन्न करना शुरू किया, जिसे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इन मानवीय संस्कृतियों के उभरते विकास को इतिहास कहा जाता है। इतिहास के पाठ्यक्रम को 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं ने आकार दिया। संज्ञानात्मक क्रांति, जो लगभग 70,000 साल पहले हुई, ने इतिहास को आरंभ किया। कृषि क्रांति ने 12,000 साल पहले इसे तेजी दी। वैज्ञानिक क्रांति, जो लगभग 500 साल पहले शुरू हुई, शायद इतिहास को समाप्त कर सकती है और किसी पूरी तरह से नई चीज की शुरुआत कर सकती है। इन 3 प्रक्रियाओं ने मनुष्यों और उनके सहचर जीवों को किस तरह प्रभावित किया है, ये पुस्तक इसी का किस्सा कहती है। इतिहास के अस्तित्व में आने के पहले से मनुष्यों का अस्तित्व था। काफी कुछ आधुनिक मनुष्यों की तरह के प्राणी लगभग 25 लाख साल पहले उत्पन्न हुए थे, लेकिन असंख्य पीढ़ियों तक वे उन अनगिनत अन्य जीवों से अलग नहीं दिखते थे जिनके साथ वे अपने प्राकृतिक आवास साझा करते थे। 20 लाख साल पहले पूर्व अफ्रीका की यात्रा करते हुए शायद आपका सामना मानव चरित्र की चिर परिचित भूमिकाओं से हो सकता था। शिशुओं को सीने से लगाए चित्तित माताएं और खेलने में मग्न छोटे बच्चों के समूह, समाज के आदेशों के खिलाफ लाल पीले होते तुनक मिजाज युवा और थके हुए बुजुर्ग, जो सिर्फ इतना चाहते थे कि उन्हें चैन से रहने दिया जाए, स्थानीय सुंदरियों को प्रभावित करने की कोशिश करते छाती ठोंकते युवक और सयानी बूढ़ी कलमाताएं, जो ये सब कुछ पहले ही देख चुकी थीं। ये आदमी मनुष्य प्रेम करते थे, खेलते थे, करीबी दोस्तियां कायम करते थे और हैसियत तथा सत्ता के लिए होड़ करते थे, लेकिन यही सब चिंपांजी, लंगूर और हाथी भी किया करते थे। उनमें अलग से कुछ खास नहीं था। किसी को भी, स्वयं मनुष्यों को भी, जरा भी आभास नहीं था कि एक दिन उनके वंशज चंद्रमा पर चलेंगे, एटम का विखंडन करेंगे, जेनेटिक कोड की थाह लगाएंगे और इतिहास की पुस्तकें लिखेंगे। इस ऐतिहासिक मनुष्य के बारे में जानने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मामूली प्राणी थे, जिनका अपने पर्यावरण पर गुड़हल, जुगनू या जैली मछली से ज्यादा प्रभाव नहीं था। जीव वैज्ञानिक जीवों को वर्गीकृत करते हैं। ऐसे प्राणी जो अगर एक दूसरे से सहवास करने को विवश होते हैं, जननशील संतानों को जन्म देते हैं, तो वे एक ही जाति से संबंधित माने जाते हैं। घोड़े और गधे दोनों का एक ही पूर्वज था और इन दोनों के कई शारीरिक लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन वे एक दूसरे में कोई खास यौनपरक दिलचस्पी नहीं रखते। अगर उन्हें उकसाया जाए तो वे सहवास करेंगे, लेकिन उनके संतान, जिसे खच्चर कहा जाता है, जनन करने में अक्षम होते हैं। इसलिए गधे के डीएनए के उपरिवर्तन म्यूटेशन घोड़े में कभी संप्रभुत नहीं हो सकते, न ही इसका उल्टा संभव है। नतीजतन इन दोनों तरह के प्राणियों को विकास के अलग रास्तों पर चलने वाली 2 भिन्न जातियों में रखा जाता है। इसके विपरीत एक बुलडॉग और एपलियन कुत्ता देखने में बहुत अलग लग सकते हैं, लेकिन वे एक ही जाति के सदस्य हैं, जो एक ही डीएनए समूह साझा करते हैं। वे खुशी खुशी सहवास करेंगे और उनके पिल्ले बड़े होकर दूसरे कुत्तों के साथ जोड़ा बनाएंगे और भी पिल्लों को पैदा करेंगे। जाति का विकास एक साझा पूर्वज से होता है। उन्हें जीनस, बहुवचन जिनेरा शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। शेर, लान, बाघ, टाइगर, तेंदुआ, लेपर्ड और चीता, जगुआर, पैंथेरा जीनस के अंतर्गत आने वाली विभिन्न जातियां हैं। जीव वैज्ञानिक प्राणी को दोहरे लैटिन नाम से वर्गीकृत करते हैं, पहले जीनस और फिर जाति। उदाहरण के लिए शेर को पैंथेरा लियो कहा जाता है, पैंथेरा जीनस की लियो जाति। संभवतः इस पुस्तक को पढ़ने वाला हर कोई एक होमो सैपियंस है। जीनस होमो, मनुष्य की सैपियंस बुद्धिमान जाति। जीनस को परिवार में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कैट्स, शेर, चीता, बाघ, खून, भेड़िए, लोमड़ियां, सियार और हाथी, मैमथ, मेटोडन। परिवार के सारे वंश का उद्गम एक संस्थापक कुलपति या कुलमाता में होता है।
उदाहरण के लिए घरेलू बिल्ली से लेकर अत्यंत उग्र शेर तक, कैट परिवार के सारे सदस्य बिल्ली के समान एक पूर्वज साझा करते हैं, जो 25 लाख साल पहले अस्तित्व में आया था। होमो सेपियंस भी एक परिवार से संबंधित है। यह मामूली सा तथ्य इतिहास के उन रहस्यों में शामिल है जिस पर सबसे ज्यादा करीबी चौकसी रखी गई। मानव अपने आप को लंबे समय तक पशुओं से अलग श्रेणी के प्राणी के रूप में देखना पसंद करता था, परिवार से वंचित एक यतीम के रूप में, सहोदर, चचेरे, फुफेरे, ममेरे भाई बहनों से वंचित, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि माता पिता भाई बहन। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हम इसे पसंद करें या न करें, लेकिन हम एक विशाल और खास तौर पर कोलाहलपूर्ण परिवार के सदस्य हैं, जिसे विशाल वानर गेट एश के नाम से जाना जाता है। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरांगुटांग शामिल हैं। चिंपांजी सबसे करीबी हैं। महज 60 लाख साल पहले एक इकलौती मादा वानर की 2 बेटियां थीं। उनमें से एक सारे चिंपांजी का पूर्वज बन गई और दूसरी हमारी अपनी नानी है। कोठरी में कम काल होमो सेपियंस ने इससे भी अधिक विचलित करने वाले एक रहस्य को छुपाकर रखा है। हमारे नस्ल में बड़ी तादाद में चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहन हैं, जबकि एक समय में अच्छी खासी तादाद में भाई बहन भी आया करते थे। हम अपने बारे में इस तरह सोचने की आदत डालते हैं कि हम एकमात्र मनुष्य हैं, जबकि पिछले 10,000 साल से हमारी जाति वास्तव में एकमात्र मनुष्य जाति रही है। लेकिन मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ होमो नामक जीनस से संबंधित प्राणी है, और इस जीनस के होमो सेपियंस के अलावा भी कई जातियां आया करती थीं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि हम इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में देखेंगे, वह भविष्य बात कर नहीं, जब हमें एक बार फिर गैर बुद्धिमान नॉन सेपियंस मनुष्यों से निपटना पड़ सकता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं बुद्धिमान मनुष्य होमो सैपियंस जाति के सदस्य को दर्शाने के लिए असल बुद्धिमान सैपियंस पद का उपयोग करूंगा, जबकि मनुष्य पद का उपयोग मैं होमो नामक जीनस के सारे मौजूदा सदस्यों के लिए करूंगा। मनुष्यों का पहला विकास लगभग 25 लाख साल पहले पूर्व अफ्रीका में वानरों के एक आरंभिक जीनस ऑस्ट्रालोपिथेकस से हुआ था, जिसका मतलब है दक्षिणी वानर। लगभग 20 लाख साल पहले इनमें से कुछ आदिम पुरुष और महिलाएं पूर्व अफ्रीका, यूरोप और एशिया के पश्चिमी इलाकों में बसने के लिए अपनी मातृभूमि छोड़कर यात्रा पर निकल गए। चूंकि वे यूरोप के बर्फीले जंगलों में जीवित रहने के लिए आवश्यक लक्षणों से भरे थे, जो इंडोनेशिया के घने जंगलों में रहने के लिए आवश्यक थे, इसलिए मनुष्य की आबादी विभिन्न दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम अनेक पृथक जातियों के रूप में सामने आया, जिनमें से एक जाति के लिए वैज्ञानिकों ने एक अद्वितीय लैटिन नाम दिया है। यूरोप और पश्चिमी एशिया के मनुष्य होमो निएंडरथलेंसिस निएंडर घाटी के मनुष्य के रूप में विकसित हुए, जिन्हें आमतौर पर निएंडरथल कहा जाता है। हम सेपियंस के मुकाबले स्थूलकाय और ठंडे निएंडरथल पश्चिम यूरेशिया के हिम युग की शीत जलवायु से अच्छे तरीके से अनुकूलित थे। एशिया के अधिकांश क्षेत्र होमो इरेक्टस तनकर खड़ा मनुष्य से आबाद थे, जो वहां करीब करीब 20 लाख वर्ष तक बने रहे, और इस तरह वे अब तक के सबसे स्थायी मानव जाति साबित हुए। इसकी कोई संभावना नहीं है कि यह वर्तमान भी हमारी जाति को तोड़ पाएगी। इसमें संदेह है कि होमो सेपियंस की जाति आज से 1000 साल बाद तक बनी रह सकेगी, इसलिए 20 लाख साल वास्तव में हमारी सामयिकता के बाहर है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमो सोलोनसिस सोलो घाटी का मनुष्य नामक जाति रहती थी, जो उनके कदबंदीय जीवन के अनुकूल थी। एक अन्य इंडोनेशियाई लॉरेस नामक छोटे द्वीप पर आदिम मनुष्य बौने होने की प्रक्रिया से गुजरे। मनुष्य लॉरेस के द्वीप पर पहली बार तब पहुंचे थे जब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से घटा था और मुख्य भूभाग से इस द्वीप तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। जब समुद्र फिर उभार पर आया तो कुछ लोग उस द्वीप पर फंस गए, जो संसाधनों की दृष्टि से कमजोर था। बड़े आकार के लोग, जिन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता थी, सबसे पहले मरे। छोटे आकार के लोग बेहतर तरीके से जीवित बने रहे। कई पीढ़ियों के दौरान लॉरेस के लोग बौने हो गए। विज्ञान द्वारा होमो लॉरेसेंसिस के नाम से ज्ञात यह अनूठी जाति अधिकतम 1 मीटर की लंबाई तक पहुंची और उसका वजन 50 किलो से ज्यादा नहीं होता था। इसके बावजूद वे पत्थर के औजार बनाने में सक्षम थे और कभी कभी द्वीप के हाथियों तक का शिकार कर लेते थे। हालांकि यह कहना उचित होगा कि वे हाथी भी बौनी जाति के होते थे। 2010 में जब साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा की खुदाई करते हुए विज्ञान को एक अंगुली की हड्डी का जीवाश्म मिला, तो एक और सहोदर को गुमनामी से बाहर लाया गया।
जीनोटिक अनुसंधान ने साबित किया कि यह अंगुली पहले एक अनजानी मानव जाति से संबंधित थी, जिसे होमो डेनिसोवा नाम दिया गया। कौन जानता है कि हमारे कितने खोए हुए सहोदर इसी जलवायु, इसी द्वीप की इसी गुफाओं में खोज निकाले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे ये मनुष्य यूरोप और एशिया में विकसित हो रहे थे, पूर्व अफ्रीका में विकास की प्रक्रिया थमी नहीं थी। मानवता के पालने ने अनेक नई जातियों का पालन पोषण जारी रखा, जैसे कि होमो हेडेलबेरेंसिस, हेडेलबर्ग का मनुष्य, होमो इरेक्टस, कामकाजी मनुष्य, और बाद में खुद हमारी जाति, जिसे हमने निपुणता से होमो सैपियंस यानी बुद्धिमान मनुष्य नाम दे रखा है। इनमें से कुछ जातियों के सदस्य विशालकाय थे और कुछ बौने थे। कुछ भयंकर शिकारी थे और कुछ वनस्पतियां एकत्र करने वाले वनवासी लोग थे। कुछ सफेद एक ही द्वीप पर रहे, जबकि बाकी के तमाम महाद्वीप में भटके, लेकिन ये सब होमोजीनस के थे। वे सभी मनुष्य थे। यह एक आम धारणा है, जिसके तहत इन जातियों की एक सीधी वंशावली के रूप में कल्पना की जाती है, और माना जाता है कि इरेक्ट्स ने निएंडरथल को जन्म दिया, निएंडरथल ने हमारे रूप में विकसित हुए। यह एक रैखिक मॉडल इस गलत धारणा को जन्म देता है कि किसी एक खास समय में सिर्फ एक ही प्रकार के मनुष्य पृथ्वी पर रहते थे, और यह कि तमाम आरंभिक जातियां हमारे महज पुराने मॉडल थे। वास्तविकता यह है कि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर लगभग 10,000 साल पूर्व तक दुनिया में एक ही समय में कई मानव जातियां निवास करती थीं। और क्यों नहीं, आज लोमड़ियों, सुअरों और भालुओं की कई जातियां हैं। 100 सहस्त्र साल पहले की पृथ्वी पर मनुष्य की कम से कम 6 अलग अलग जातियां आवागमन करती थीं। ये हमारा बहुजातीय अतीत नहीं है, बल्कि हमारी मौजूदा विविधता है, जो जीवित है और शायद अभियोगात्मक भी। जैसा कि हम जल्दी ही देखेंगे, हम सैपियंस के पास अपने सहोदर की मृतकों को कुचलने के भरपूर कारण हैं। यानी इंसान ने अपनी ही जाति के और इंसानों को कैसे मारा।